वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसके मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस द फैक्टर्स विच अफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर को समझेंगे। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्टली देयर इज मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर दो टर्म्स से बना है, कैपिटल प्लस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स टुगेदर मेक अ स्ट्रक्चर। जैसे कि सपोज कर लेते हैं ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और एक ये लास्ट में एक ये पार्ट हो गया। ठीक, तो हम कहेंगे जो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, जब ये टुगेदर में ऐड हो जाएंगे, जब हम इनको इकट्ठा देखेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी भी एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनती है, डिफरेंट ऑर्गन्स से बनती है। वैसे ही हमारा जो डीएनए होता है वो भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो हमें स्ट्रक्चर का मीनिंग तो समझ आ गया। अगर अब इसी स्ट्रक्चर के अंडर मैं कैपिटल को या उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल को ऐड कर दूं, जैसे कि इक्विटी कैपिटल ये वाला पोर्शन है, प्रेफरेंस कैपिटल ये वाला पोर्शन है, ठीक, रिटेन्ड अर्निंग्स ये वाला पोर्शन है, डिबेंचर्स ये वाला पोर्शन है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर तो था ही जिसमें डिफरेंट पार्ट्स थे। अब इन डिफरेंट पार्ट्स में हमने क्या ऐड कर दिया, हमने किसी पोर्शन में इक्विटी कैपिटल किया, किसी में प्रेफरेंस कैपिटल, वैसे ही रिटेन्ड अर्निंग्स एंड डिबेंचर्स को ऐड कर दिया। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल जो कि डिफरेंट सोर्सेज से हो और लॉन्ग टर्म फंड्स हो। लॉन्ग टर्म फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि आपको बेनिफिट दे लॉन्ग टर्म के लिए, ना कि जो जैसे कि एक साल से कहीं ज़्यादा, जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए एक बिजनेस के पास अवेलेबल हो। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द प्रोपोर्शनेट रेशियो बिटवीन डिफरेंट सिक्योरिटीज। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं कह लूँ कि एक स्ट्रक्चर, एक कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमारा 40% इक्विटी कैपिटल है, 30% प्रेफरेंस कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स 20% है और डिबेंचर्स 10% है। तो हम कह सकते हैं हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर किस प्रोपोर्शनेट रेशियो में बटा है, 4:3:2:1, जिसमें 4 इक्विटी कैपिटल है, 3 प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग 2 एंड डिबेंचर्स आपका 1। हर एक, जैसे 4 पार्ट्स इक्विटी कैपिटल के हो गए, हर एक पार्ट आपको बता रहा है कि इसमें कितना इक्विटी कैपिटल है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक पार्ट ऑफ डिबेंचर के लिए आपके पास 4 पार्ट्स हैं इक्विटी कैपिटल के। ठीक, यहाँ पे एक नोट करने की चीज़ है कि द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स ओनली लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड शॉर्ट टर्म फंड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर 2 मेन हेडिंग्स में डिवाइडेड होता है, शेयर होल्डर्स फंड जिनको हम ओनर्स फंड भी बोलते हैं, एंड बोरोड फंड्स। ठीक, शेयर होल्डर्स फंड्स वो फंड्स होते हैं जो आपके परमानेंट नेचर में होते हैं। इन फंड्स को जो सब्सक्राइब करता है उनको ओनर्स ऑफ कंपनी बोलते हैं, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 और कैटेगराइजेशन है। पहले है इक्विटी कैपिटल, सेकंड प्रेफरेंस कैपिटल, थर्ड इज रिटेन्ड अर्निंग्स। प्रेफरेंस कैपिटल और इक्विटी कैपिटल में यही फर्क है कि जो प्रेफरेंस कैपिटल के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको 2 चीज़ में प्रेफरेंस दी जाती है। पहली कि उनको जब भी डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरी, जब कंपनी बंद हो रही होगी, जब वाइंड अप हो रही होगी, तो उस समय जो कैपिटल की वापसी होगी विच इज़ नोन एज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, वो भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया जाएगा। फिर अगर कुछ पैसे बचेंगे कंपनी के पास, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद कैपिटल को रीपे किया जाएगा। यहाँ पे एक रिटेन्ड अर्निंग्स लिखी हुई है, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक,
1 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें उसको अपनी कुछ लाइबिलिटीज़ को पहले पे करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप बोरोड फंड्स देख रहे हैं, यहाँ पे इन बोरोड फंड्स में हर एक जो कैटेगरी दी है, चाहे डिबेंचर और टर्म लोन हो, चाहे पब्लिक डिपॉजिट हो, यहाँ पे कंपनी को पहले इंटरेस्ट पे करेगी। सपोज कंपनी 50,000 का इंटरेस्ट पे कर रही है, उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है वो 50,000 है। अब कंपनी के पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि या तो जो ये 50,000 जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बचा है, इसको वो एज डिविडेंड्स अपने इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में दे दे, या वो डिविडेंड ना डिस्ट्रीब्यूट करके इस प्रॉफिट को, इस अर्निंग को जो इंटरेस्ट के बाद बची है, उसको अपने पास रिटेन कर ले, मतलब अपने पास सेव कर ले। इसी को बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग, दैट इज दैट परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स which is kept with the company and not distributed। इसी को हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, इस रिटेन्ड अर्निंग्स का कंपनी क्या करती है? इस रिटेन्ड अर्निंग्स को कंपनी बेसिकली आगे की और इन्वेस्टमेंट में और डाइवर्सिफिकेशन में यूज़ कर लेती है और डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती है। नाउ दूसरी कैटेगरी है बोरोड फंड्स की। पहले आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स सिंपली किसी भी कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत है, वो फ्लोट कर देगी मार्केट में विद द प्रॉपर इंफॉर्मेशन की एक आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक, दूसरा आता है टर्म लोन्स। टर्म का मतलब ही होता है एक सेट पीरियड ऑफ टाइम कि इतने समय तक के लिए कंपनी लोन लेगी, चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, उस पीरियड के बाद ही कंपनी लोन को वापस करेगी। इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स पे इन्फोसाइज किया गया है। तीसरे आते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। जब भी किसी कंपनी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, वो पब्लिक से आके बोलती है कि आप हमें डिपॉजिट करिए, हम आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट देंगे, हायर इंटरेस्ट रेट देंगे एज कंपेयर टू जो आप पैसे अगर बैंक के पास रखें, जो आपको बैंक इंटरेस्ट रेट देती है। ये हो गए पब्लिक डिपॉजिट, और ये तीनों के तीनों बोरोड फंड्स होते हैं क्योंकि यहाँ लोन और क्रेडिट इन्वॉल्व होता है और ये टेम्पररी होते हैं नेचर में। नेक्स्ट we'll study about the difference between capital structure and financial structure. First is meaning. See, capital structure is a combination of long-term sources of fund. सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स कैपिटल स्ट्रक्चर में आते हैं, whereas फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म भी आते हैं और शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स भी आते हैं। ये आपको पॉइंट बहुत ध्यान रखना है। मुझे याद है मेरा एमकॉम का वाइवा था, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफरेंस बताइए कैपिटल एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बीच में। ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में शॉर्ट भी आता है प्लस लॉन्ग आता है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनली लॉन्ग आता है। नेक्स्ट डिफरेंस ये कहाँ अपीयर होते हैं? बैलेंस शीट में। यहाँ पे मैं एक कटआउट लाई हूँ आपके बैलेंस शीट का, जो कंपनीज एक्ट 2013 ने अपना परफॉर्मा दिया था वर्टिकल बैलेंस शीट का। आप देख सकते हैं खुद ही कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स में होता है, प्लस आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ वो जो आपके शॉर्ट टर्म में ही कन्वर्ट नहीं हो जाएंगी, जो मोर देन 1 ईयर होती हैं। ठीक, तो आपका जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर की बात होगी तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका है शेयर होल्डर्स फंड प्लस आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। आप बैलेंस शीट से देख सकते हैं। लेकिन हम जब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हमने क्या बोला था कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग भी आते हैं। लॉन्ग तो यही हो गए शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। शॉर्ट कौन सी हुई? शॉर्ट हुई आपकी करेंट लाइबिलिटीज, जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो मतलब कि आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हुआ दैट इज द होल इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड, ये पूरा का पूरा आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें आपकी लॉन्ग सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज भी इंक्लूडेड हैं, प्लस आपकी करेंट लाइबिलिटीज भी इंक्लूडेड हैं।
इसीलिए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है आपका होल इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड। ओके, वन इन अनदर कहने का मतलब है कि इधर आप देख सकते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो इक्विटी है प्लस लाइबिलिटी है, चाहे शॉर्ट लाइबिलिटी हो चाहे लॉन्ग लाइबिलिटी हो। लेकिन जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इक्विटी है प्लस लाइबिलिटी है, लेकिन कौन सी? ओनली लॉन्ग। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ये पूरा का पूरा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज है, जो आपका राइट साइड ऑफ बैलेंस शीट है, तो उसके अंदर ये पोर्शन आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, जिसमें सिर्फ हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की बात करते हैं। तो आपका ये पोर्शन बच गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर आता है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के इंक्लूड्स कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर is greater than your capital structure because it includes short liabilities also. Okay friends, I hope आपको ये clear हो गया होगा। Okay friends, now let's discuss the various factors which affect capital structure, that is कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कैपिटल या डिबेंचर्स ज़्यादा होने चाहिए। Now first point affecting capital structure is retained control, retaining control। ओके, देखिए कंट्रोल कौन रिटेन करेगा? जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो क्या चाहते हैं, अगर वो डिज़ायर करते हैं कि जो उनका कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन में वो ज़्यादा रहे, वो हाई रहे, तो वो चाहेंगे कि क्या इशू हो? डिबेंचर्स। क्यों? क्योंकि अगर डिबेंचर्स इशू होते हैं तो हम सबको पता है, हमने क्लास 11-12 में पढ़ा है, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होती है। अगर उनके पास वोटिंग राइट नहीं है तो इसका मतलब है उनके पास डिसीजन मेकिंग भी नहीं है, तो जो उनका कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल मेंटेन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ये डिज़ायर करते हैं कि उनका जो कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन में भले ही कम हो जाए, उनको कंट्रोल नहीं इतना डिज़ायर करते हैं, तो वो क्या इशू कर सकते हैं? इक्विटी कैपिटल को। क्योंकि इक्विटी कैपिटल इशू करने से क्या होगा, जो नए इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे, जो नए इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे उनको क्या मिलेगी? वोटिंग राइट। जब उनके पास वोटिंग राइट होगी इसका मतलब है वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकते हैं। और इक्विटी कैपिटल इशू करने से कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों? देखिए, अगर पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स 100 थे नंबर में, अब नए इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गए हैं जिसके वजह से टोटल हो गया है, सपोज करते हैं 10,000, तो वही कंट्रोल जो 100 में बट रहा था अब वो 10,000 में बटेगा, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका कहीं ना कहीं कंट्रोल कम हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले हम स्लाइड को मैं क्लियर कर दूंगी। सेकेंड पॉइंट है रिस्क। रिस्क यहाँ पे किससे एसोसिएटेड है? यहाँ पे हम फाइनेंशियल रिस्क की बात कर रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियल रिस्क का क्या मतलब होता है? वो रिस्क होता है विच अराइजेस ड्यू टू द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट। जब हम ज़्यादा डेट पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क अराइज होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, अगर उसके पास हाई फाइनेंशियल रिस्क की प्रॉब्लम है तो वो कौन सा कैपिटल इशू करना पसंद करेगा? वो इशू करेगा इक्विटी कैपिटल, बिकॉज इक्विटी कैपिटल इशू करने से उसको इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि डिबेंचर्स पे ही इंटरेस्ट पे होता है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंशियल रिस्क की प्रॉब्लम नहीं है, लो है, तो वो क्या इशू कर सकता है? वो बिल्कुल डिबेंचर्स को इशू कर सकता है, क्योंकि डिबेंचर्स इशू करने से उसको एक फिक्स इंटरेस्ट पे करना होगा अपने डिबेंचर्स पे। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल रिस्क ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा है तो वो इशू करे इक्विटी, अगर फाइनेंशियल रिस्क ऑर्गेनाइजेशन का कम है तो वो इशू करे डिबेंचर्स। और फाइनेंशियल रिस्क किससे एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद द इंटरेस्ट ऑन डेट। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने टैक्स कंसिडरेशन की। देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। ठीक है,
जैसे हम जब अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि कितना इनकम टैक्स हमारी इनकम पे होगा, जैसे यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम होती है, सपोज करते हैं 10 लाख है। इसमें से जो इंटरेस्ट कंपनी, अगर उसके डिबेंचर होल्डर्स है, जो भी वो इंटरेस्ट उनको देगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वो यहाँ पे माइनस किया जाएगा, डिडक्टेबल आइटम है। फॉर एग्जाम्पल उसने 2 लाख पे किया अपना इंटरेस्ट जो भी उसके डिबेंचर से, उसके वजह से जो उसकी टैक्सेबल इनकम आई वो आई 8 लाख। अब कंपनी को अपना टैक्सेबल इनकम उसने रिड्यूस कर लिया क्योंकि उसने इंटरेस्ट और डिबेंचर्स पे किया जो कि टैक्स डिडक्टेबल आइटम है। तो हम कह सकते हैं कि अगर अपना कंपनी टैक्स को सेव करना चाह रही है, इट वॉन्ट्स टू सेव टैक्स, एंड इट विल इशू डिबेंचर्स। लेकिन जब कंपनी डिविडेंड पे करती है ऑन इक्विटी या प्रेफरेंस, इक्विटी और प्रेफरेंस, इट इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम। इसीलिए अगर कंपनी की चॉइस है, अगर उसको टैक्स सेव करना है, अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करना चाहती है, तो वो इशू करे डिबेंचर्स को। ठीक, फोर्थ पॉइंट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, 2 टाइप्स के हमारे मेनली कैपिटल होते हैं, इक्विटी कैपिटल, दूसरे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को कहीं ना कहीं चीपर माना जाता है एज कंपेयर टू इक्विटी। ऐसा क्यों? पहला पॉइंट तो अभी आपने पिछले ही पॉइंट में देखा, नंबर ए, कि सबसे पहले टैक्स की वजह से इट इज़ अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम, इसीलिए पहली बात तो ये चीपर है। दूसरी पॉइंट ये, फ्लोटेशन कॉस्ट जो होती है डिबेंचर्स पे, इट इज लेस। अ फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना कैपिटल रेस करना चाहती है बाय इशूइंग इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल या डिबेंचर्स, उसको कुछ कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है। किस पे? प्रॉस्पेक्टस पे, उसके ब्रोशर पे एक्सेट्रा, उसको और पॉपुलर करने के लिए। तो इसको कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ऐसा कहा जाता है कि जो फ्लोटेशन कॉस्ट डिबेंचर्स पे होती है, इट इज लेस जो फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी कैपिटल पे इंकर होती है। ठीक, 2 रीजन से हमें पता चला कि इक्विटी डिबेंचर्स इक्विटी कैपिटल से चीपर है। पॉइंट सी ये भी है, जो फिक्स इंटरेस्ट रेट कंपनी डिबेंचर्स पे करती है, दैट इज लेस दैन जो डिविडेंड इक्विटी कैपिटल पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आप नहीं देखेंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट 6% है डिबेंचर्स पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका जो डिविडेंड होगा इक्विटी कैपिटल पे वो हमेशा 6% से तो ज़्यादा ही होगा, चाहे 7%, 8%, 9%। ठीक, तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि हमारे इन तीनों रीजंस के वजह से जो हमारा डेट की कॉस्ट होती है, डेट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज लेसर एज कंपेयर टू इक्विटी कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ कंपनी। देखिए, साइज ऑफ कंपनी में जैसे कि 2 कंपनीज है, एक कंपनी का साइज स्मॉल है, एक कंपनी का साइज बिग है। जिस कंपनी का साइज स्मॉल है वो सबसे पहले, जैसे अगर मैं ही कोई स्टार्टअप करना चाहूँ तो सबसे पहले तो मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं या तो उसको इक्विटी कैपिटल से या तो फिर मैं उसको अपनी रिटेन्ड अर्निंग से, जो भी मेरे पास बचत है मेरी, मैं उससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस करूँ। लेकिन जो बिग कंपनीज होती हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ का लेवल होता है वो भी हाई होता है। ठीक, वो ये प्रेफर करती है कि या वो तो लोन्स ले लें या डिबेंचर को फ्लोट कर ले मार्केट में। तो अगर आपकी कंपनी का साइज छोटा है तो आप पहले प्रेफर करोगे कि इक्विटी कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग्स, और वही अगर आपकी कंपनी का साइज बिग है तो आप प्रेफर करोगे कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स, लोन्स ज़्यादा हो, बिकॉज आपकी स्केल ऑफ एक्टिविटीज़ ज़्यादा है और आप अफोर्ड भी ज़्यादा कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टर्स एटीट्यूड। देखिए, 2 टाइप के मेनली इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होते हैं एडवेंचरस या रिस्क टेकिंग, दूसरे हमारे टाइप होता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, या दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेफ्टी, जो प्रेफर करते हैं इन्वेस्टर्स। ठीक, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके पास प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, सेफ्टी कम भी हो तो चलेगा, तो यहाँ पे कंपनी क्या ज़्यादा इशू करेगी? इक्विटी कैपिटल। क्यों? क्योंकि इक्विटी कैपिटल पे एक हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। वही उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि उनको सेफ्टी ज़रूरी है, वो चाहते हैं कि उनकी जो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, फिक्स्ड इंटरेस्ट उनको हमेशा मिलता रहे, तो वो प्रेफर करेंगे कि क्या इशू हो?
डिबेंचर्स इशू करें या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें। डिबेंचर्स से उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा हर बार, और प्रेफरेंस शेयर से उनको प्रेफरेंस मिलेगा ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के एटीट्यूड में, क्या वो रिस्क लेना चाहते हैं या वो सेफ प्ले करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। देखिए, अगर कोई कंपनी है जिसकी अर्निंग्स रेगुलर हैं और सर्टेन है, मतलब रेगुलर का मतलब है कि हर महीने अर्निंग्स हो रही हैं, सर्टेन है कि हाँ होंगी ही होंगी, इस ऐसे नेचर की नहीं है कि हाँ इस महीने अगर 50 लाख प्रॉफिट में गए तो नेक्स्ट महीने 50 लाख लॉस में चले गए, नहीं, उनको सर्टेन है कि हर महीने उनको अप्रॉक्सीमेटली जो उनको अर्निंग्स मिल रही हैं वही होंगी। तो उनको क्या इशू करना चाहिए? उनको इशू करने चाहिए डिबेंचर्स या प्रेफरेंस कैपिटल। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपकी खुद सोचिए अर्निंग्स रेगुलर है तो आप जो है इंटरेस्ट को और प्रेफरेंस डिविडेंड को ईजिली पे कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी भी कंपनी की इनकम इरेगुलर है या उसकी इनकम अनसर्टेन है, मतलब कि हर मंथ कोई पक्का नहीं है कि मंथली इनकम आए कंपनी के पास, कभी वो बहुत ज़्यादा अर्न कर लेती है, कभी लॉसेस में चली जाती है, कुछ पता नहीं है कितने पैसे हैं, तो उस केस में कंपनी को इक्विटी कैपिटल इशू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स पे जो डिविडेंड पे होता है वो कंपलसरी नहीं है कि हर बार उनको पे करना है, वो कंपनी के चॉइस के ऊपर है कि अगर उसके पास प्रॉफिट करती है तो वो उनको पे कर सकती है, नहीं तो प्रॉफिट के बावजूद भी कंपनी ना पे करके एज अ फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग उसको सेव कर ले। Now last and the most important point, that is capital market condition। जैसे मार्केट कंडीशन हमारे दो टाइप की हैं, बूम और डिप्रेशन। अब बूम क्या होता है? बूम वो पीरियड होता है जब आपकी डिमांड फ्लरिश करती है, जिसके वजह से प्रोडक्शन फ्लरिश करती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। और डिप्रेशन बिल्कुल ऑपोजिट है, जब आपके मार्केट में डिमांड ही नहीं है, उसके वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटी भी नहीं होंगी, जिसके वजह से अल्टीमेटली फर्म जो है एम्प्लॉय नहीं करेगी लोगों को। ठीक, अगर आप इस समय देखें, इस पैंडेमिक के समय और लॉकडाउन जो हुआ था, इकोनॉमिक लॉकडाउन, उसके वजह से कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन के फेस में थी। ठीक, अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप बताइए, जो अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ था, पैंडेमिक हुआ था, इसमें अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप इक्विटी कैपिटल में या और आप डिबेंचर्स में किस में इन्वेस्ट करेंगे? अगर मैं पर्सनली कहूँ, मैं डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करूँगी। क्यों? क्योंकि इतना तो पता है डिबेंचर्स की वजह से मेरे पास फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। इस समय जब सिचुएशन इतनी अनसर्टेन है, नहीं पता कंपनी प्रॉफिट में जाएगी लॉस में जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली डिप्रेशन फेज है, मार्केट कंडीशन सूटेबल नहीं है, तो मैं एज ए इन्वेस्टर चाहूँगी कि मैं यहाँ पे सेफ प्ले करूँ और मैं डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करूँगी। सिमिलरली कंपनी भी यही सोचती है, जब उसके बाद सिचुएशन डिप्रेशन की है तो वो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती है, और जब बूम कंडीशंस हैं तो इन्वेस्टर्स भी क्या सोचते हैं कि वो प्रॉफिट पे कैश ऑन करें और एडवेंचर और रिस्की ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट कंडीशंस अच्छी हैं, प्रॉफिट होने की सिचुएशन ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन में, और इक्विटी शेयर होल्डर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो बूम कंडीशन में क्या इशू होता है? ज़्यादा इक्विटी कैपिटल इशू होता है। तो ये थे हमारे डिफरेंट पॉइंट्स जिन्होंने रिफ्लेक्ट किया कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर, नेवर गिव अप। थैंक यू।